मैं आगे बढ़कर यह बताने जा रहा हूं कि मेरे क्रिप्टो और डिफाई पैसिव इनकम पोर्टफोलियो ने मई 2023 के पिछले महीने में कैसे प्रदर्शन किया है। मेरे पास दो अलग अलग पोर्टफोलियो हैं। एक $5,000 का पोर्टफोलियो है, दूसरा मेरा मुख्य पोर्टफोलियो है। इनमें से दोनों मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिसका मतलब है कि आप मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्प्रेडशीट्स को इस तरह और इस तरह मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में पा सकते हैं, जो नीचे विवरण में 100% मुफ्त है। लेकिन सीधे इसमें कूदने के लिए सबसे पहले हम $5,000 के पोर्टफोलियो पर एक नजर डालेंगे। मैंने 1 मई को पोर्टफोलियो का एक स्नैपशॉट बनाया, साथ ही 5 जून को भी। मैं कहूंगा कि मुझे जून की शुरुआत में स्नैपशॉट लेना था, लेकिन मैं थोड़ा देर से था क्योंकि मैं यात्रा कर रहा था। तो पहली चीज जिस पर मैं ध्यान देना चाहता हूं वह ये है कि हमने किससे शुरुआत की और हम वर्तमान में कहां हैं। तो मई की शुरुआत में 1 मई को हमारे पास कुल लाभ हानि, जिसे निवेश पर रिटर्न भी कहा जाता है, 1.36% था, जो स्पष्ट रूप से लगभग ब्रेक इवन प्राइस है। हालांकि एक बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि समग्र क्रिप्टो मार्केट लगभग 0.32% नीचे था, जिसका मतलब है कि हम समग्र क्रिप्टो मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम अपने संपत्तियों को क्रिप्टो मार्केट में जैसे कि बिटकॉइन, एथीरियम, मैटिक आदि में रखते तो स्पष्ट रूप से हमारे पास उतना पैसा नहीं होता और हम और भी अधिक पैसे खो देते। एक बात जो देखना महत्वपूर्ण है वह है हमारा पूंजी लाभ और हानि। हमने इन विभिन्न स्थितियों में लगभग $5,082 की पूंजी का निवेश किया था। हम लगभग $4,691 के वर्तमान मूल्य के साथ बाहर आए, लेकिन बात यह है कि हमारे पास कुल मिलाकर लगभग $250 था। हमारी वर्तमान स्थितियों से शुल्क के साथ साथ हमारी पूर्व स्थितियों से लगभग $90 के अतिरिक्त शुल्क ने उस पूंजी हानि की भरपाई की, जो अंततः हमें 0.32% नीचे होने के बजाय ब्रेक इवन प्राइस पर लाती है, या उससे अधिक। अब एक बात जो मैं भी कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे पास यहां 5 अलग अलग स्थितियां थीं। हमारे पास लीडो से यूएसडीसी की स्थिति थी, एथीरियम से यूएसडीसी की स्थिति थी, मैटिक से यूएसडीटी की स्थिति थी, एथीरियम से रेडियंट की स्थिति थी और एथीरियम से पेंडल की स्थिति थी। यहाँ का विचार ये था कि एथीरियम से यूएसडीसी और मैटिक से यूएसडीटी हमारे ब्लू चिप पेयर थे। ये वे हैं जो शायद सालाना 25, शायद 35% कम करेंगे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ब्लू चिप रणनीतियां होंगी। आपको वास्तव में उनके बारे में उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर लिडो से यूएसडीसी को सेमी ब्लू चिप रणनीति माना गया था, जिसका अर्थ है कि एक बार फिर आपको उतना निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लिडो टोकन के साथ कुछ जोखिम ले रहे हैं, लेकिन यह कहते हुए आपको उच्च पुरस्कार मिल रहा है। फिर एथीरियम से रेडियंट और एथीरियम से पेंडल, ये हमारे जोखिम भरे पद। मिंट जो बिलों का भुगतान करने वाले, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगभग 138% और 177% कर रहे थे। एक बार फिर इन जोड़ों में बहुत जोखिम है, इसलिए आप उन्हें पूरा पूंजी आवंटित नहीं करना चाहेंगे। खैर, 5 जून 2023 को हमारे पास केवल 3 स्थितियां बची थीं, क्योंकि हमने उन्हें संकुचित कर दिया था। सबसे पहले एथीरियम से रेडियंट है, जिससे हम 5 जून के बाद हाल ही में बाहर निकले हैं। एथीरियम से यूएसडीसी है और बिटकॉइन बी से बीएनबी भी है। एक छोटी सी नोट, हमने हाल की बीएनबी के चारों ओर के नाटक के कारण बिटकॉइन बी से बीएनबी से भी बाहर निकलने का निर्णय लिया, जिसने हमें रेंज से बाहर कर दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने उस एक महीने में कई विभिन्न पूलों के माध्यम से चक्रित किया है। अब प्रक्रिया के बारे में कुछ ऐसा है जो मैंने इन स्थितियों पर वापस देखते हुए देखा कि हमने बहुत सारे विभिन्न तरलता पूलों के माध्यम से यात्रा की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सबसे अच्छे को खोजने के लिए कई विभिन्न तरलता पूलों में प्रवेश किया, लेकिन हम उन्हें प्रदर्शन करने और डेटा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। और यही ऑपरेशन 5K का पूरा लक्ष्य है, यह दस्तावेज करना कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ और भविष्य में क्या करना है। इसलिए जून के महीने में हम ठोस पूलों को चलाने की कोशिश करना चाहते हैं, ऐसे जो हमें छूने की आवश्यकता नहीं होगी, और प्राथमिकता से ऐसे जो पूरे जून के महीने में पैसे प्रिंट करें, क्योंकि इस मामले में यहाँ कई विभिन्न त्रुटियां हैं। उनमें से एक जो हमने कोशिश की थी वह थी बिटकॉइन बी से यूएसडीसी ट्रेडर जो पर, और इस मामले में हम तुरंत रेंज से बाहर हो गए क्योंकि रेंज बहुत तंग थी। इसी तरह का मामला इस एथीरियम से यूएसडीसी पूल के साथ था, और हम विभिन्न पूलों की कोशिश करते रहे जब तक कि स्पष्ट रूप से हमने थोड़ा पैसा खो दिया। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि 5 जून 2023 तक हम कुल पोर्टफोलियो पर $225 नीचे हैं, जो कि नकारात्मक 1% का निवेश पर रिटर्न है। हालांकि समग्र क्रिप्टो बाजार नकारात्मक 4% नीचे है। स्पष्ट रूप से हम अभी भी क्रिप्टो बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शानदार है। बात यह है कि मुझे लगता है कि यह लाभ हो सकता था अगर हम इतने सारे विभिन्न तरलता पूलों के माध्यम से चक्रित नहीं होते। अब एक और डेटा बिंदु जिसे मैं देखना चाहता हूं, अस्थायी।
हानि संख्या, क्योंकि यदि अस्थायी हानि संख्या उन शुल्कों से अधिक है जो हमने उत्पन्न किए हैं तो यह एक अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि यदि हम अपने प्रारंभिक संपत्तियों को रखते तो हमारे पास अधिक पैसा होता। यदि हम अपनी प्रारंभिक संपत्तियों को रखते तो हमें वास्तव में तरलता पूलों में उत्पन्न की गई राशि से अधिक पैसा मिलता। तो इस मामले में हमने लगभग $455 के शुल्क उत्पन्न किए हैं, लेकिन लगभग $266 की अस्थायी हानि हुई है, जिसका मतलब है कि हमारे शुल्क का आधा हिस्सा उस अस्थायी हानि को चुकाने में चला गया है। तो मूल रूप से इस अस्थायी हानि का मतलब है कि यदि हम अपनी प्रारंभिक संपत्तियों को रखते, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक एथेरियम और एक बिटकॉइन को तरलता पूल में जमा किया, तो हम अधिक पैसे में होते यदि हम केवल अपने प्रारंभिक एक बिटकॉइन और एक एथेरियम को रखते। और इसका कारण यह है कि हमारा बिटकॉइन और एथेरियम एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं जैसे जैसे कीमतें बदलती हैं। तो मूल रूप से इस डेटा बिंदु का मतलब है कि यदि हम अपनी प्रारंभिक संपत्तियों को रखते, जो कि ये 22,128 है कुल, जमा करने पर 21,491 हमारे पास लगभग 21,757 होता। बाजार में गिरावट आई, इसलिए ऑपरेशन 5K पर समाप्त करने के लिए रणनीति होगी कि एक या दो उच्च प्रदर्शन तरलता पूल हों। शायद एक का बाजार में संपर्क हो और दूसरे का न हो, ताकि प्रबंधन आसान हो और हम उन पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो लगातार अच्छा पैसा दे रहे हैं, बजाय इसके कि हमें उच्च उपज वाले विभिन्न तरलता पूलों को खोजने के लिए झंझटों से गुजरना पड़े। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो लगातार हो। उच्चतम उपज प्राप्त करने की कोशिश करने के बजाय हम 50% वार्षिक उपज की एक स्थिर उपज प्राप्त करना चाहते हैं, और वर्तमान में कुल पोर्टफोलियो पर हम लगभग 46% वार्षिक उपज कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान पोर्टफोलियो में एथीरियम से रेडियंट, एथीरियम से USDC और बिटकॉइन से BNB पर हम लगभग 26% वार्षिक उपज कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह एथीरियम से USDC पुल अच्छा और स्थिर है। यह केवल 15% है, लेकिन बाजार समेकित हो रहा है, तो शायद हम इस पर इस रेंज को संकुचित करना चाहें। बिल्कुल, पूंजी दक्षता को बढ़ाना और अधिक उपज प्राप्त करना। साथ ही हम एक और पूल को शामिल करना चाहें जो लगभग 75 से 80% वार्षिक कर रहा है। यह अभी भी एक ब्लू चिप संपत्ति है। हम अपनी उपज को संतुलित कर सकते हैं, सुरक्षित जोड़ी पर कम उपज प्राप्त कर सकते हैं और थोड़ी अधिक जोखिम वाली जोड़ी पर उच्च उपज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे लगभग 50 वार्षिक पर संतुलित करें। और यदि आप लोग यह जानना चाहते हैं कि हम इसे कैसे करने वाले हैं, तो एक बार फिर पोर्टफोलियो हमारे मुफ्त डिस्कॉर्ड डाउनलोड विवरण में उपलब्ध है, जो आपके लिए ऑपरेशन 5K है। अब हम एक चीज पर नजर डालने जा रहे हैं जिसे ब्लू चिप बैग कहा जाता है, जो मूल रूप से मेरा मुख्य पोर्टफोलियो है। यह पोर्टफोलियो ऑपरेशन 5K की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और मैं अब तक इसके साथ मिली सफलता से बहुत संतुष्ट हूं। तो चलिए 1 मई 2023 से शुरू करते हैं। हमारे पास प्रारंभ में कीमत की गति से लगभग $2100 का लाभ, उपज से $533 और कुल लाभ हानि से लगभग $26.68 था, और हम लगभग 26% वार्षिक उपज कर रहे थे, जो ब्लू चिप रणनीतियों के लिए वास्तव में अच्छी उपज है। बस ध्यान रखें कि इस पोर्टफोलियो में मैं यादृच्छिक डीजन रणनीतियों में निवेश नहीं कर रहा हूं या ऐसी कोई चीज नहीं। ये लगातार रणनीतियां हैं और ये वे हैं जिनमें मुझे विश्वास है कि ये दीर्घकालिक में सफल होंगी। दूसरी बात, हमारे पास दीर्घकालिक होल्ड से लगभग $736 का लाभ था, और दीर्घकालिक होल्ड मूल रूप से ऐसे संपत्तियां हैं जो काम में नहीं लाई जा रही हैं क्योंकि उन्हें काम में नहीं लाया जा सकता। निश्चित रूप से आप इनमें से कुछ संपत्तियों के साथ एक तरलता पूल बना सकते हैं, लेकिन अक्सर यह इसके लायक नहीं होता क्योंकि अस्थायी हानि आपको किसी अन्य संपत्ति में स्थानांतरित कर देगी, और निश्चित रूप से आप इन संपत्तियों के प्रति एक्सपोजर बनाए रखना चाहेंगे ताकि जब उनकी कीमत बढ़े तो आप वहां पैसे कमा सकें। और निश्चित रूप से महीने का अंत करते हुए लगभग 3 जून 2023 को हमारे पास कुल लाभ हानि $3,371, उपज से $833 और कीमत की क्रिया से लगभग $2,500 था। तो इसे सरलता से कहें, हमारी उपज मई के महीने में लगभग $300 थी, और यदि आप गणना करते हैं तो यह लगभग 1.12% है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हम इसे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। और फिर 3 जून 2023 को हमारे स्नैपशॉट के अनुसार हमारे पास कुल लाभ हानि $3,351, $837 की उपज और बेशक 2250 की कीमत की क्रिया थी। लेकिन यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास दो निकाली गई स्थितियां थीं। तो हमारे पास टेंडरफाई था जो शुरू में काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर जब GLP की उपज गिरी तो स्पष्ट रूप से टेंडरफाई की उपज काफी गिर गई। इस हद तक कि टेंडरफाई में रहना फायदेमंद नहीं रहा। हमने वहां कीमत की क्रिया में $38 का नुकसान किया, लेकिन हमने उपज से $46 कमाए, जिससे अगले वर्ष $60 हुआ। कुल लाभ के बाद हमारे पास एक ट्रेडर जो ला कॉरटे था, पूल में जो स्पष्ट रूप से गलत समय पर प्रवेश और निकासी की गई थी। हमने बिटकॉइन B से एथीरियम पूल में प्रवेश किया, जिसमें हमें लगभग $211 का नुकसान हुआ और उपज से लगभग $43 की कमाई हुई, जिससे हमारा कुल नुकसान $211 हो गया। और इसका
कारण यह है कि यह $43 स्वचालित रूप से जमा पूंजी में पुनः संयोजित हो जाता है। अब एक बात मैं कहूंगा कि हम इस पूल से बाहर निकलने का कारण यह था कि हमें पूल को फिर से व्यवस्थित करना पड़ा। तो हाँ, यह $200 के नुकसान में है, लेकिन यदि आप नए पुल से लाभ जोड़ते हैं जिसे हमने नए रेंज के साथ खोला है, तो यह बहुत बेहतर आंकड़ों में संतुलित हो जाता है। तो इस मामले में बिटकॉइन B2 एथीरियम पर सभी बिटकॉइन B2 एथीरियम पुलों में जो हमने चलाए हैं, लगभग $94 का मूल्य हानि, लगभग $55 की उपज और एक बार फिर कुल $94 का नुकसान है। तो मई महीने में कुल आंकड़ों की तुलना करने के लिए हमने मूल्य आंदोलन से $200 कमाए, हमने उपज से $420 कमाए और कुल लाभ हानि में $560 का नुकसान हुआ। तो एक बार फिर यह ठीक है, लेकिन यह निश्चित रूप से वह जगह नहीं है जहां हम होना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अगले महीने के लिए इसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला, हम रैपस्टेक एथीरियम को संपार्श्विक बना सकते हैं और इसके खिलाफ स्थिर सिक्के उधार ले सकते हैं और फिर उन स्थिर सिक्कों को बाजार तटस्थ रणनीतियों में निवेश कर सकते हैं। यह अंततः हमें हमारे लिप्टे स्टेक्ड एथीरियम की पूंजी दक्षता को अधिकतम करने की अनुमति देगा और उस 7% उपज को 15 से 20% के आसपास कुछ बढ़ाने में मदद करेगा। हमारे मैटिक एक्स के साथ भी यही बात है। हम इसे संपार्श्विक बना सकते हैं और इसके खिलाफ उधार ले सकते हैं। जोन्स डॉव बस एक लीवरेज्ड जीएलपी पोजीशन है और जीएलपी एथीरियम का एक इंडेक्स संपत्ति है। बिटकॉइन, लिंक, यूनी और कुछ स्थिर सिक्के, जिसका मतलब है कि यह एक ब्लू चिप रणनीति है। तो उन संपत्तियों पर आपको 24% वार्षिक उपज मिली। मैं कहूंगा कि यह काफी अच्छा है, तो मैं कहूंगा कि यह एक ठोस विकल्प है और हमें इसे फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए। अब स्टडीफाई भी यही बात है। यह एक लीवरेज्ड जीएलपी पोजीशन के लिए बनाया गया है, लेकिन बात यह है कि यह रणनीति सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है क्योंकि इसमें पुनर्संतुलन हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें अपनी लीवरेज्ड पोजीशन को समायोजित करना पड़ता है, जो अंततः एक छोटी सी हानि का कारण बनता है। और बात यह है कि चूंकि हम उच्च जीएलपी कीमत पर प्रवेश किए थे और रास्ते में पुनर्संतुलन हो रहे हैं और निश्चित रूप से हम अब एक निम्न जीएलपी कीमत पर हैं, यह नकारात्मक मूल्य क्रिया दिखा रहा है। मुझे लगता है कि समय के साथ यह स्थिति लाभ में होगी, लेकिन हम इसमें 1 महीने से अधिक समय से हैं और यह लाभ में नहीं है। इससे कहा गया कि स्टडीफाई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनके पास कुछ अलग अलग उपज के अवसर हैं जो बहुत आकर्षक हैं। इस मामले में उनके पास एथीरियम के लिए मार्केट न्यूट्रल वॉल्ट हैं या एथीरियम से यूएसडीसी के लिए 20 से 30% वार्षिक उपज के साथ। उनके पास कैमेलॉट, ट्रेडर जो और पेंगोलिन से लीवरेज तरलता पुल भी हैं जो 30 से 40% वार्षिक उपज दे रहे हैं। इसलिए स्टडीफाई के साथ हम इस लीवरेज जीएलपी स्थिति को कुछ ऐसा बदल सकते हैं जैसे एवैक्स से यूएसडीसी पर लंबी स्थिति, जिसकी वार्षिक उपज लगभग 87% है। या निश्चित रूप से यदि हम एक सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं तो हम इसे कुछ ऐसा बदल सकते हैं जो 21 से 30% वार्षिक उपज दे रहा है, जो मार्केट न्यूट्रल है। एक और चीज में ध्यान देना है, सिंथेटिक्स एसएनएक्स स्टेकिंग। यह लगभग 2% वार्षिक उपज है, लेकिन वो वास्तविकता में बुनियादी रूप से यह 15% कर रहा है। आप अपने एसएनएक्स को स्थिर सिक्के के खिलाफ उधार लेकर स्टेक करते हैं। यही तरीका है जिससे आप इसे स्टेक करते हैं। और बात यह है कि जब आप इसे स्टेक कर रहे होते हैं तो आपका आरएन स्वचालित रूप से चुकाया जाता है, जिसका मतलब है कि यह उपज उस पूरी उपज को नहीं दर्शा रही है जो आपको मिल रही है, क्योंकि आपको जो उपज मिलती है आपका आरएन स्वचालित रूप से चुकाया जाता है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं सिंथेटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति सकारात्मक हूं और मैं वास्तव में एसएनएक्स टोकन में निवेश करना चाहता हूं, और इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं इसे बिना अस्थायी हानि के काम में लगा सकता हूं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। यह वास्तव में एक निष्क्रिय आय का खेल नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक होल्ड है। इसलिए मैं शायद इसे दीर्घकालिक होल्ड सेक्शन में स्थानांतरित करने वाला हूं। चलिए एथेरियम से यूएसडीसी और कुछ अन्य संकेंद्रित तरलता पूलों पर एक नजर डालते हैं। एथेरियम से यूएसडीसी लगभग 21% वार्षिक उपज दे रहा है, जो वास्तव में अच्छा है। ऑनप्रेशन 5K से कहीं बेहतर है और मुझे विश्वास है कि इसका दायरा भी लगभग समान है, जो काफी मजेदार है। हमारे पास ट्रेडर जो पर बिटकॉइन से एथेरियम भी है, यह लगभग 27% वार्षिक उपज दे रहा है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि यह बिटकॉइन और एथेरियम के लिए एक बहुत अच्छी उपज है। और हमारे पास जीओएम से यूएसडीसी भी है, जो लगभग 25% वार्षिक उपज दे रहा है, और यह स्पष्ट रूप से बहुत आकर्षक है। और निश्चित रूप से मैं इसमें और अधिक पैसा डालना चाहता हूं, लेकिन इस समय इसमें और अधिक पैसा डालना समझ में नहीं आता क्योंकि हम इस पूल में बहुत अधिक जोखिम में होंगे। दूसरी बात यह है कि ये ट्रेडर जो पूल जिनके साथ हम बिटकॉइन से एथेरियम चला रहे हैं, शायद एक बहुत व्यापक रेंज की आवश्यकता है, और इसका कारण यह है कि हमें इसे पुनर्संतुलित करते रहना पड़ता है। यही कारण है कि हम यहां से बाहर निकले और इस पर प्रवेश करना पड़ा। और तथ्य यह है कि हमें 87% उपज मिल रही है। यह स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा है। मैं 22% उपज पर समझौता कर लूंगा यदि हमें इसे कम पुनर्संतुलन करना पड़ेगा और दीर्घकालिक होगा। इससे अस्थायी हानि धीमी हो जाएगी, जो एक व्यापक रेंज रखना अधिक फायदेमंद होगा। हमारे एथेरियम से यूएसडीसी पूल पर इन पूलों के कुछ आंकड़ों, हमारे पास लगभग
$28 की अस्थायी हानि है, लेकिन हमारे पास $144 की उपज है, जिसका मतलब है कि हमारी उपज उस अस्थायी हानि से काफी बेहतर है, जो शानदार है। ये पूल जीएमटी से यूएसडीसी पर अच्छा कर रहा है। स्पष्ट रूप से हमारे पास केवल $13 की अस्थायी हानि है और लगभग $274 की उपज है। यह और भी बेहतर कर रहा है। और बिटकॉइन से एथीरियम की बात करें तो हमारे पास लगभग $12 की अस्थायी हानि है और हमारी उपज लगभग $28 है। तो स्पष्ट रूप से यह लगभग आधा आधा है और यही कारण है कि मैं इस पर एक व्यापक रेंज रखना चाहता हूं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं वर्तमान में हम फिर से रेंज से बाहर हैं और हम इस पूल को लगभग 30 दिनों से चला रहे हैं। इस तरह के पूल में बिटकॉइन से एथीरियम यह वह पूल होना चाहिए जिसे आप कम से कम 2 से 3 महीने तक चलाएं, इससे पहले कि आपको इसे पुनर्संतुलित करना पड़े। इसलिए स्पष्ट रूप से थोड़ी कम उपज लेना ताकि अस्थायी हानि धीमी हो जाए और इसे उतनी बार पुनर्संतुलित न करना पड़े। यह एक बहुत अच्छा विचार है। तो याद रखें, ये पोर्टफोलियो पूरी तरह से आपके लिए उपलब्ध है। आप इन स्प्रेडशीट्स और सब कुछ चेक कर सकते हैं और नीचे हमारे मुफ्त डिस्कॉर्ड सर्वर में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक डालें और सब्सक्राइब करें जब सूचनाएं चालू हों। मैं आपके साथ इन पोर्टफोलियो को संशोधित करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। शांति।